इन टॉपिक्स के साथ ही इस चैप्टर का इतिश्री हो जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल टॉपिक था, तुम लोगों से बोलता अगर कि इसको पढ़ लो अपने आप तो भी तुम लोग आराम से कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 5-10 मिनट का टॉपिक है, देख लेते हैं। हमारे घर से निकलने वाला गार्बेज, जो भी वेस्ट है हमारे लिए वो सब गार्बेज है, रबिश है। तो ये जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर एक घर में बात करें तो हम लोग को लगता है भाई हमारे घर में तो रोज़ आधी बाल्टी है, 1 बाल्टी गार्बेज निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हर घर की बात कर ले, हर मोहल्ले की बात कर ले, हर एरिया की बात कर लें, हर वार्ड की बात कर ले, तो बाप रे बाप बहुत कूड़ा निकलता है, बहुत ज़्यादा। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तो बात ही हटा दो, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप जो छिलके, सब्जी के छिलके या फल के छिलके या कुछ भी जो खाने पीने की चीज़ों जो आप बाहर फेंक देते हो, वो गाय साफ़ कर देगी, कुत्ता साफ़ कर देगा, वो अपने आप साफ़ ही हो जाएगा, उसकी तो टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। अब हाउस होल्ड प्रोड्यूस हमने बहुत ढेर सारे रेड रंग से जो है ये सब हाउस होल्ड प्रोड्यूस हैं, जो आपकी बुकी में लिखे हुए हैं। खाना बचता है, आप लोग एक कटोरे में रख के बाहर डाल देते हो, सुबह तक साफ़ हो जाता है। फ्रूट या वेजिटेबल के छिलके साफ़, पत्तियाँ जो गिर जाती हैं, पॉटेड प्लांट्स जो आप लोग गमले लगाते हो उसमें जो पत्तियाँ गिर जाती हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, अपने आप सब साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो इनकी तो डील की बात ही नहीं है, इनको मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको कुदरत ने अपने आप मैनेज किया है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, अब आते हैं मुद्दे पे। प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन बैग्स, टॉयज़, अपने आसपास नज़र फिलहा लेना, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक है, ठीक है ना, सब कुछ प्लास्टिक ही, मतलब प्लास्टिक तो सबसे ज़्यादा नुकसान जिसने एनवायरमेंट को पहुंचाया है वो प्लास्टिक है। चाहे पॉलीथीन बैग्स ले लो या टॉयज़, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टॉयज़ जो होते हैं वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं, ओके। तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे किया जाए? ग्लास आर्टिकल्स, कांच की बोतलें, जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं जो टूट जाती हैं, कांच का कहीं सामान होता है, कांच का जहाँ काम हो रहा होता है वहाँ बहुत ढेर सारा कांच का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये जो सब इतना ढेर सारा जो अगर सबको मिलाया जाए तो कांच भी बहुत ज़्यादा एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन मेटल ऑब्जेक्ट्स, एल्यूमिनियम फॉयल, जिसमें रोज़ आप टिफ़िन अगर ले जाते होगे पहले स्कूल में तो भूल ही जाओ, तो उस समय एल्यूमिनियम फॉयल में गर्म रखने के लिए उसको लपेटा जाता था, क्योंकि एल्यूमिनियम उसकी हीट को मेंटेन करके रखती है। तो एल्यूमिनियम एक तरह का मेटल ऑब्जेक्ट। आयरन ग्रिल, जो जालियाँ लगी होती हैं खिड़कियों में, आयरन ग्रिल्स बहुत ढेर सारी होती हैं जो भी वेस्ट हो जाती हैं। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सालों साल ऐसी रहती हैं, मतलब ख़त्म नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका कुछ नहीं कर पाता। पुराने कपड़े, लकड़ियों के ऑब्जेक्ट, सीवेज, हर घर से सीवेज निकलता है, यानी कि यूरिनेशन, फीसेस जो होते हैं वो सीवेज पाइपलाइंस के थ्रू होता हुआ एक जगह पे पहुंचता है। तो इन सब का कैसे मैनेजमेंट हो? देखो रियलिटी में तुमको बता दूं कि कतई हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश चाहे लाख कर लें। हाँ, देखो वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी जो ईश्वर ने बनाई हैं, यानी कि जो पहले से इन्वायरमेंट में मौजूद थी, हमने नहीं बनाई, लेकिन जो हमने बनाए हैं इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम लोग थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं और बड़ा गला फाड़ देते हैं कि हमने मैनेज कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। अब मेथड देख लेते हैं कौन कौन से मेथड हैं इस तरह को डिस्पोज करने में, किस तरह हेल्प हो सकती है। रिसाइकलिंग बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रिसाइकलिंग आपको पता है कि सपोज़ कि ये मार्कर है, ठीक है ना, और एक बार ये आपका कहते हैं ये मतलब इसकी इंक ख़त्म हो जाए या बहुत पुराना हो जाए या घिस जाए, तो इसको मैं कैसे रीयूज़ करूं, ठीक है ना। तो अब मेरे पास तो वैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन कोई और होता, कोई इंडस्ट्री होती तो इसको आग में गला के इसको दोबारा मोल्ड करके किसी नए शेप में ला के कुछ नया बना लेता, ठीक है। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसको गलाया, उसके बाद इसको जिस शेप में चाहे उस शेप में ढाल दिया, इसे कहते हैं मोल्डिंग। अब ये पहले से ही मोल्ड है तो दोबारा होगा तो इसको हम रीमोल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मेटल के ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो गल सकते हैं, यानी कि जो आप दोबारा हाई टेम्परेचर में करके गलेंगे, उसके बाद फिर उनको दोबारा अपने तरीके से लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या हो सकते हैं? दोबारा मोल्ड, दोबारा इनको किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है। इसी को हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। आप लोग खुद जब आप लोग को कोई हैंडवर्क मिलता है स्कूल से, हैंडवर्क समझते हो ना, तो आप लोग खुद कितना इस्तेमाल करते हो रिसाइकलिंग का हम लोग घरों में भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। पुराने जो प्लास्टिक का कोई हो गया उसको शेप दे दिया, उसको गुड्डा बना दिया, ये बना दिया, ये कुछ और नहीं है, रिसाइकलिंग है। हम छोटे लेवल पे करते हैं, बड़ी इंडस्ट्री बड़े लेवल पे करती हैं। जो पेपर्स हमारे घर में आते हैं उनको कबाड़ी वाला क्यों ले जाता है? वो दोबारा इंडस्ट्री में लेके जाता है, जहाँ उसको दोबारा क्या किया जाता है, रीफॉर्म किया जाता है, दोबारा पेपर बनाया जाता है उसका। तो इसको क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग, ठीक है ना। द यूज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसाइकलिंग, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरी तरह वेस्ट नहीं हो जाते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग करने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी, जैसे कि हमने किसी चीज़ को रिसाइकलिंग करने के लिए आग लगाई है तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो भी तो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, है ना। तो रिसाइकलिंग ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ हद तक तो कम करता ही है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, अब कंपोस्ट की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या मतलब है? हम वेस्ट डिस्पोजल की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड से जो आपके कंपोस्ट उसी चीज़ का बनेगा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है।
सब्जी, छिलके, सड़े गले फल या कुछ भी, एनीथिंग जो ऑर्गेनिक है, लिविंग मैटर है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, कार्बन है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको कंपोस्ट बनाना है तो अपने फ़ायदे के लिए बनाओगे, नहीं भी बनाओगे तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ही इस्तेमाल में आता है कंपोस्ट में। कंपोस्ट में क्या करते हो, एक पिट खोदते हो, पत्तियाँ डाल दी, कुत्ते की लाश डाल दी, मतलब अगर अवेलेबल है तो कुछ भी डाल दिया, ऑर्गेनिक मैटर है जो भी, ठीक है ना। आपने उसको ढक दिया, एक मिट्टी विट्टी से ढक दिया, उसको आपने छोड़ दिया 6 महीने के लिए, कुछ दिनों बाद देखो कंपोस्ट बन के तैयार। अरे वो पिक्चर है ना दृश्यम, उसमें बताया गया है, ठीक। तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट सिंपल है। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट याद है ना, कंपोस्ट पे ही अगर अर्थवॉर्म्स डाला जाए, अर्थवॉर्म उसे खा खा के फीसेस निकालते, फीसेस मतलब पॉटी, ठीक है, निकाल के अब उसमें सोडियम पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। तो वो कंपोस्ट जिसमें अर्थवॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में वो किस तरह कन्वर्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा महंगा मिलता है। आप 9th में पढ़ चुके हो। तो ये एक तरीका हो गया। ये सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल पहले से है उसका तुम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं, तो कहेगा डिस्पोजल कर रहे हैं, वो तो अपने आप ही डिस्पोज होना ही होना है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। तो इसको हटाओ। इंसिनरेशन, ये है एक तगड़ा मेथड, ठीक है। इंसिनरेटर जो होता है एक तरह का फर्नेस होता है, केमिस्ट्री में आपने फर्नेस पढ़ा होगा, बड़ा सा लोहे का होता है और उसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो 1000 या 1000 डिग्री से ऊपर होता है। तो 1000 डिग्री पे अर्थ में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने खुद बनाई हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी हैं, हॉस्पिटल से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं वगैरह, ये सब जो वेस्ट होते हैं, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं अगर खुले में पड़े रहें तो। सिरिंज वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। और उसके बाद उस फर्नेस में उसको 1000 डिग्री पे क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। कुछ नहीं बचता, थोड़ी बहुत राख बचती है, बाकी सब साफ़ हो जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बोनिक मैटर, लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है, वो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है ना। फर्नेस से एक चैम्बर होता है, उससे वो निकल जाता है, तो बहुत ही छोटी मोटी सी ऐश रह जाती है, ठीक है। ऐश आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, लैंडफिल में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंसिनरेटर आपको समझ में आ गया, ठीक है। इंसिनरेटर जो बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ढेर सारे इंसिनरेटर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इसी तरह से जला दिया जाता है। लेकिन क्या यहाँ इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं हो रहा है क्या? जब ढेर सारी CO2 निकल रही है तो CO2 क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग करेगी? या इतने तरह के वेस्ट आएंगे तो क्या सिर्फ CO2 निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं निकलेगी? बहुत सी गैसेस निकलती हैं और ये भी बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन मेथड है तो है। देन लैंडफिल बहुत ईजी है, कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई लैंड जो है, अब पृथ्वी गोल है तो हर जगह सपाट थोड़ी ना है कि जैसे कि मैंने ये एरिया ले लिया तो बिल्कुल ऐसे होगा। आप अपने एरिया में जाते हो तो कहीं आपको ढलान मिलती है, कहीं आपको ऊंचान मिलती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, अगर हम बात कर लें लैंडफिल की, तो ऐसे एरियाज़ को सेलेक्ट करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, ठीक है ना, मतलब ऐसे हो, और उसमें कूड़ा भर भर के कूड़ा उसको एकदम प्लेन कर देना, लेवल पे ले आना। लैंड जो डिप्रेस्ड था, जो एलिवेटेड था नीचे की तरफ, उसे फिल करना गार्बेज से, गार्बेज भी काम आ जाएगा, लैंड भी फिल हो जाएगा, काम खत्म। बुलशिट, ठीक है। लैंडफिल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम लैंडफिल करते भी हैं, हम यहाँ पे कूड़ा वूड़ा सब डाल के भर भी देते हैं इसको, तो जब बारिश होगी और ये बारिश इस रीजन से होते हुए नीचे ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनेगी, तो ये ग्राउंड वाटर आप पियोगे? नहीं पी पाओगे ना। कितने तरह के हैवी मेटल्स होंगे इसमें, ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप कैसे पियोगे इसको, है ना। लेकिन उसमें भी वो तरीका बताते हैं कि पहले इसको हम पेपर शीट से कवर कर देंगे, फिर हम रबड़ शीट की 2-3 स्ट्रिप लगा देंगे। ऐसा करोगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा, तो वहाँ रहेगा कौन? जब यहाँ पे प्लास्टिक शीट, पेपर शीट होगी, तो एक बात बताओ मुझको, यहाँ पे ग्राउंड वाटर कैसे बनेगा? और चलो मान भी लिया कि साइड में जो मैदान वगैरह हैं उनसे ग्राउंड वाटर बन जाएगा, तो भी आपको कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल, मतलब कि अब देखो यहाँ पे इतना आप गार्बेज डालोगे, ठीक है ना, तो क्या हर गार्बेज की क्वालिटी को परखोगे कि किस तरह का गार्बेज है, कैसा गार्बेज है? गार्बेज में हो सकता है बाद में तरह तरह की गैसेस बने और विस्फोट हो जाए, पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, ठीक है। खैर, तो लैंडफिल अगर करना है, वैसे बहुत जगह इस्तेमाल होता है लैंडफिल, लेकिन उस जगह जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, रखा जाता है, समतल किया जाता है, अक्सर वहाँ पे हाउसेस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब लोग पसंद ही नहीं करते उस जगह रहना। तो लैंडफिल क्या है, वो कूड़ा घर ही बन जाता है, ठीक है। तो ये लैंडफिल हो गया। लैंडफिल बहुत सिंपल है ये भी। सीवेज ट्रीटमेंट, अगर आप लोग कभी कानपुर गए हो, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, तो मैंने वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट मतलब होता है कि जो यूरिनेशन, जो हर घर से यूरिनेशन एंड सीवेज निकलता है, सीवेज समझते हो गए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है,
पॉटी सुसु, तो ये जो निकलता है कहीं पाइपलाइन से होता है, वो एक जगह पे आता है जहाँ से उसको ले जाके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ले आते हैं, जहाँ पे कई बार उसका क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, मतलब कई तरह के बैक्टीरिया वगैरह से उसको क्या कहते हैं उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में किया जाता है, ताकि अल्टीमेटली जब कई तरह के इंस्ट्रूमेंट से वो निकलता हुआ सीवेज जाता है, आखिरी में बिल्कुल पीने लायक पानी निकलता है। खैर ये मैंने देखा भी है, इस प्लांट को मैंने देखा भी, उसमें भी कई तरह के हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है, क्रोमियम वगैरह का इस्तेमाल होता है, अगेन वो खतरनाक होता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर सीवेज को आप बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि सीवेज ज़्यादातर क्या होता है कि सीवेज को डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जाता है, अगर सीधे रिवर में डाल दोगे, ठीक है, तो रिवर में अगर डालेंगे तो रिवर का पानी तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ना वो पीने लायक रहेगा ना वो जीने लायक रहेगा। उसकी बीओडी यानी कि उस वाटर की बीओडी जो होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो देखो जब बहुत ढेर सारा सीवेज गिरता है ना, तो बैक्टीरिया उस सीवेज को तोड़ने के लिए एक्शन लेते हैं, तभी स्मेल आती है, ठीक है। और बैक्टीरिया इसके लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, तो पानी की ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे वो कहते हैं कि बीओडी बढ़ जाएगी, यानी कि बायोलॉजिकल यानी बैक्टीरिया, क्योंकि बायोलॉजिकल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बीओडी ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं आजकल बहुत चलन में है, इनका इस्तेमाल किया जाता है पानी को, सीवेज को दोबारा प्योर करने के लिए, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल में आ सके। ये कानपुर में इसका प्लांट है और बहुत से प्लांट हैं और भी जगह इनका, मतलब कि लखनऊ में भी प्लांट है इसका। तो ये आपके मेथड हो गए वेस्ट डिस्पोजल के। अब आखिरी में आपके चैप्टर में एक कॉलम दिया हुआ है कि पहले ट्रेनों में प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल होता था, जो कि क्या कहते हैं लोग पीते थे, उसके बाद वापस करते थे, तो दोबारा उसको इस्तेमाल में किया जाता था ताकि उनका नंबर ना बढ़े प्लास्टिक कप्स का। लेकिन वो हाइजीनिक नहीं होता था, मतलब सोचो कोरोना के टाइम पे ऐसा होता तो कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्पोजेबल पेपर कप्स बनाए, सॉरी डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स बनाए। अब वो डिस्पोजेबल थे तो सही, लेकिन अगर एक ही दिन में इतना ढेर सारा प्लास्टिक का डिस्पोजल, जो कि बीच में बहुत चले भी था, आपको पता ही है, हर जगह जगह उनका कूड़ा देखने को मिलता है। आप पहाड़ों पर जाइए कभी, आपको प्लास्टिक कप्स और डिस्पोजल बहुत ढेर सारे पड़े हुए मिलेंगे, पहाड़ों की पूरी रौनक बर्बाद कर देते हैं। तो उसको भी फिर सही नहीं माना गया। फिर कुल्हड़ कुल्हड़ आए, कुल्हड़ सही तरीका था, लेकिन कुल्हड़ में प्रॉब्लम ये थी, कुल्हड़ क्ले सॉइल से बनते हैं। क्ले सॉइल जो होती है काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, टॉप सॉइल में से निकाली जाती है वो क्ले सॉइल। अगर कुल्हड़ बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं तो जो फर्टाइल सॉइल है वो काफ़ी कम हो जाती है। ये जो सॉइल आपको दिखाई दे रही है थोक के भाव ऐसे नहीं मिली है, ये हज़ारों लाखों साल में बनी है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस। आप पढ़ चुके हो ज्योग्राफी में, नहीं पढ़ा दोबारा पढ़ लेना। पत्थर चट्टानों का टूटना, उसके बाद धीमे धीमे सालों लग जाते हैं उसका महीन होने में, तब जाके सॉइल बनती है। उसको हम कुल्हड़ बना के ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी गलत तरीका था। अब जो आजकल इस्तेमाल होता है वो डिस्पोजेबल पेपर कप्स हैं। मीन्स कि अगर पेपर कप्स करते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अगर आप फेंक भी दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। और दूसरा इतने हार्मफुल होते नहीं है वो वैसे भी, ठीक है ना। आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो हो ही जाएंगे, या बर्न भी करोगे तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो पूछ लेना। रिदम आई है तो रिदम जो है क्या कहते हैं, जो पिछले वीडियोस हैं वो तुम देख सकती हो। आगे हम लोग हेडिटी चालू करेंगे, तुम्हें बेसिकली मुझसे हेडिटी पढ़ना है। पीछे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और ठीक है।